Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir ji. Good morning, sir ji. Good morning. बेटा So team, once again, good morning to all of you. And जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज इनवाइट करते रहिए, ठीक है। और देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप सब लोगों को पता है कि अगर आपकी कोई भी क्योरी हो, क्योरी मतलब कई बार हमें लगता है ना कि मैंने इस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया बट इस कॉन्टेस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं आ रहा है, या जो मेरा कोई दूसरा रिवॉर्ड है जो मैंने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफायर की लिस्ट आ गई बट मेरा नाम उसके अंदर नहीं है, या कोई कॉन्टेस्ट है जो आपने क्वालिफाई किया था बट उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। इसके अलावा चाहे आपकी मॉर्निंग हडल की अटेंडेंस हो, कोई पीटीआर से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड, तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको जो सबसे पहले अपना टिकट रेज करना होता है वो होता है समाधान प्राइम के अंदर, ठीक है। अच्छा, समाधान प्राइम कहाँ मिलेगा, आपको कोई बताएगा समाधान प्राइम कहाँ मिलता है? सिद्धि में मिलता है। ठीक है, तो जब आप सिद्धि लॉगिन करते हो ना, तो सिद्धि के अंदर आपको समाधान प्राइम मिलेगा, ठीक है। तो सिद्धि एक एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो, सिद्धि 2.0। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, पूरा का पूरा सिद्धि से रिलेटेड ही है। तो जब आप सिद्धि 2.0 लॉगिन करते हो तो आप अपना, जैसे ये तो वेब ब्राउजर है, ठीक है, वेब ब्राउजर पे आपके दोनों ऑप्शन आएंगे, आप ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हो, आईडी पासवर्ड आपका है तो उससे भी लॉगिन कर सकते हो। बट अगर आप एप्लीकेशन लॉगिन करते हो तो एप्लीकेशन में आपको सिंपली ओटीपी या पासवर्ड दोनों रहेंगे, वहां पे भी आप लॉगिन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मेरे यहाँ पे किसी का सेव है, तो एक बार मैं उन्हीं का लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ। तो जब आप लॉगिन करोगे ना सिद्धि, तो ये आपका इस तरह से वेब पेज दिखेगा, ठीक है। और जब आप इसमें लॉगिन करने के बाद जब आप होम पे क्लिक करोगे तो सारे मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे नीचे, या फिर आप ऑल मॉड्यूल पे चले जाओ, ये सारे के सारे चीजें। तो जब आप ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है समाधान प्राइम, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, देखो क्या है ना कि मैंने देखा है अक्सर कई लोग फॉलो अप लेते रहते हैं बैम से, बीएम से, ठीक है। सो देखो, जो डिपार्टमेंट जिस चीज के लिए बना हुआ है वही उस चीज के लिए आंसरेबल है, ठीक है। तो अगर आप बैम बीएम को भी बोलोगे, आप अपने अपलाइन लीडर को भी बोलोगे, तो चीज घूमती 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 वहां तक जाएगी, इसमें समय लगेगा। तो कंपनी ने आपको एक वन टच पॉइंट दिया हुआ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी रिलेटेड, तो आप सीधा समाधान प्राइम पर आप उस टिकट को रेज करते हो। तो ये है आपका क्रिएट न्यू टिकट। तो आपसे पूछेगा क्या, ठीक है, इंस्टेंट रेजोल्यूशन थ्रू टाशा, ठीक है। तो ये एआई, एक एआई है, वो है चैटबॉट है, जहां पर आप इंस्टेंटली चैटिंग कर सकते हो, वो आपको इंस्टेंटली कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता देगा। और अगर कुछ मतलब एडवांस कोई आपका इशू है तो वो वहां पर आपको समाधान प्राइम पे जाना पड़ेगा, आप उसको प्रोसीड कर दो। तो ये आपसे पूछेगा, आपसे ये भाई इशू क्या डिटेल है, तो पूरी कहानी जो आपको लिखनी, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, पूरा एक लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, पूरी कहानी क्या है, क्या इशू है। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा आपसे, एडवाइजर या लीडर, तो मैंने एडवाइजर से लॉगिन किया तो एडवाइजर कैटेगरी है। तो जब आप लीडर से लॉगिन करोगे तो आपको दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे, लीडर या एडवाइजर। मेन इशू में आपसे पूछेगा भाई क्या समस्या किससे संबंधित है, तो देखिए कमीशन की क्वेरी है, जीएसटी से रिलेटेड है, मंथली ट्रेनिंग से रिलेटेड है, मॉर्निंग ट्रेनिंग से रिलेटेड है, हेडल से, नेगेटिव इनकम, कई बार स्टेटमेंट में नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। कमीशन के अलावा कोई नॉन कमीशन क्योरी है, कोई एनआरआई बिजनेस, अदर कोरियोग्राफी, अदर क्योरीज, प्रोफेशनल टैक्सेस, आर एंड आर क्वालिफिकेशन, ठीक है, टीडीएस। तो जो भी आपका मतलब जो भी आपकी क्योरी है उसको आप सेलेक्ट कर लो। तो जैसे मान लीजिए आपने अदर क्योरी की, तो आपसे पूछेगा सब इशू क्या है। तो अदर क्वेरी में पूछ रहा है जैसे कि बैंक अपडेटेड इंक्वायरी या नैफ इंक्वायरी। तो जैसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे, कमीशन में करोगे तो ये पूछेगा कमीशन में, ये ऑप्शन खुल गए।
कि बोनस फर्स्ट ईयर कमीशन, क्लॉबैक, कमीशन नॉट रिसीव्ड, कमीशन क्योरी रिलेटेड टू एजेंट, ठीक है, डिडक्शन की इंक्वायरी है, ठीक है, डिफरेंस इन कमीशन, एफआईसी आया नहीं है, ठीक है, जेनरिक इंक्वायरी टू नो द कमीशन साइकिल मेरा आया नहीं, कब आएगा, अगर होल्ड पे तो होल्ड का क्या रीजन है, इनकम स्टेटमेंट से संबंधित कोई क्योरी है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सारी चीजें, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा एक हेड ऑफिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो अलग अलग इन क्योरीज को आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पर रेज कीजिए और उसको आप आगे चल करके, जैसे ये पूछेगा कि अगर आपको कई बार क्या होता है कि भाई भाषा का इशू होता है, तो अगर आप चाहो तो हिंदी के अंदर पूरी अर्जी लिखो और यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट अटैच कर दो, या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जब आपने क्वालिफाई किया था, या कोई आपके पास डॉक्यूमेंट सेव है जो आपको लगता है यहाँ पर अटैच करने की आवश्यकता है, तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो और करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो इसका जो टैट है, भाई देखो हर हर कहते हैं भाई ऐसा नहीं कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा हुआ तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चलो, ठीक है। तो हर हर क्योरी का एक एस्केलेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कोर्ट के अंदर वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे से आगे बढ़ता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आपने ICAI 38 का एग्जाम दिया होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल का पूरा एक मैकेनिज्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शिकायत का निवारण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले किसी भी शिकायत का निवारण कस्टमर के पास में भी आप जाओगे ना, पॉलिसी क्लेम से संबंधित है या कोई और इशू है, कई बार कस्टमर का हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग इशू हो जाता है कंपनी के साथ में, तो उस केस के अंदर वहां पे भी एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर 3 स्टेजेस होती है। पहला स्टेजेस होता है कि एज पर IRDA गाइडलाइन हर कंपनी का अपना एक इंटरनल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं IGMS। इसका मतलब है कंपनी का आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठान, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप ब्रांच आए तो कस्टमर अगर ब्रांच में आया तो क्योरी देगा कि साहब मेरे को बॉन्ड नहीं मिला। अगर वहां से समय पर जवाब नहीं आता है या जो जवाब आता है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो नेक्स्ट एस्केलेट करता है ब्रांच मैनेजर या फिर उसका जो नोडल ऑफिसर है। और अगर कंपनी लेवल पर जो भी जवाब आता है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो वो आगे चल करके जिसे कहते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, जिसको हम लोग कहते हैं बीमा लोकपाल, या उसे लगता है कि साहब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का ऑप्शन ठीक नहीं है, तो वो सीधा कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। ठीक इसी तरह से आप भी हमारे इंटरनल कस्टमर हो, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप हमारे एडवाइजर हो, और ये आपके लिए नहीं है। अगर मेरे को भी कोई क्वेरी होगी ना, बीइंग ए एम्प्लॉई या बीइंग ए एडवाइज बैम या बीइंग ए ब्रांच मैनेजर, तो मेरे पास में भी यही मैकेनिज्म है, यहीं से मैं आगे अपनी इश्यूज को आगे एस्केलेट करूंगा। क्लियर। और यहाँ पर जो टैट होता है दैट इज T+5 डेज। तो जिस दिन आपने सबमिट किया प्लस 5 दिनों के अंदर, 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। अगर इन 5 दिनों के अंदर आपको जवाब मिला नहीं, रिप्लाई आया नहीं, या जो रिप्लाई आया उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप देन अपने बैम और अपने BM की हेल्प से, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस टिकट नंबर को रेफरेंस बना करके आप अपने बैम, यहाँ पर बैम और BM से मेरी रिक्वेस्ट है आप भी थोड़ा ध्यान से सुनना, हालांकि मैंने ईमेल आपको भी फॉरवर्ड की है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को विद दैट टिकट नंबर, ये पूरा का पूरा एस्केलेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप देखिए चाहे एडवाइजर हो, चाहे लीडर हो, चाहे इंप्लॉय हो, एडवाइजर कोडिंग हो, लीडर कोडिंग हो, ये सारी की चीजें अगर जवाब समय पर नहीं आ रहा है या जो जवाब आ रहा है उससे संतुष्ट आप नहीं हो, तो इसका फर्स्ट लेवल, इसका सेकंड लेवल, इसका फाइनल लेवल तक का पूरा एस्केलेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी इशू है, अगर आपको लग रहा है कुछ इशू देखो अंडरस्टैंडिंग गैप्स की वजह से होते हैं, तो कोई भी इशू कहीं इधर उधर डिस्कशन करने से पहले, भाई अगर आज मान लो मेरा कोई इशू है तो सबसे पहला मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करूं। अगर सहमति नहीं बैठती है देन मैं अपने स्किप लेवल को अप्रोच करता हूं। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे इशू हैं, तो अगर आप समझदारी से, ठीक है, ठंडे दिमाग से मैनेज करोगे तो आपको ब्रांच लेवल पर ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वो उसका सॉल्यूशन ब्रांच लेवल पे है ही नहीं, उसके दायरे से बाहर है, ठीक है, उसके प्रीव्यू से बाहर है, इन दैट केस फिर आप समाधान की हेल्प लेकर के सिस्टमेटिकली अपने टिकट को आगे एस्केलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। सो आई थॉट कि मैं एक बार इसको वापस से रीआइट्रेट करूं, ठीक है। नाउ कमिंग टू आज का जो, अच्छा यहाँ पे किसी के कोई सवाल अभी तक अगर कोई पूछना चाह रहा हो इससे रिलेटेड, समाधान प्राइम से रिलेटेड कोई इशू आपका?
चलिए ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन विच इज रिलेटेड टू मोर और लेस, अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा आज का जो टॉपिक हमारा है ये हमारा L2I मतलब सिद्धि से ही रिलेटेड है। तो सिद्धि में देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे को किसी भी बिजनेस को प्रोक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पॉलिसी को लॉगिन करने का प्रोसेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी पॉलिसी लॉगिन होगी सिद्धि से। तो जैसे सिद्धि ये आपका सिद्धि एप्लीकेशन, एक सेकंड, जैसे ही मैंने सिद्धि को लॉगिन किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लीड्स, विजिबल है सबको लेफ्ट साइड में? यस नो? यस सर। तो जब आप लीड पे क्लिक करते हो ना, तो पॉलिसी लॉगिन करने के लिए पहले आपको यहाँ पर लीड पे क्रिएट करना होता है, ठीक है? तो लीड क्रिएट करके उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका पॉलिसी लॉगिन करने का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो जब आप क्रिएट लीड करते हो तो कुछ नहीं डालना होता, आपको सिर्फ कस्टमर का नाम और कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऐड करना होता है। और उसके बाद में आपका लीड, जैसे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए आपका कस्टमर राजेश कुमार है और ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने सिंपल एंटर किया और मैंने ये क्रिएट कर दिया, तो ये मेरी लीड क्रिएट हो गई। तो आप देखिए राजेश कुमार, अब आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ से आपका पूरा का पूरा पॉलिसी लॉगिन करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर सबसे पहले पूछेगा भाई प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहते हो, तो यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे जाऊंगा और जो भी मुझे लगता है प्रोडक्ट, जैसे फॉर्च्यून गारंटी प्लस है तो मैंने इस पे सेलेक्ट कर दिया। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ध्यान रखना, गलती से आप दूसरा प्रोडक्ट मत सेलेक्ट करना, जो प्रोडक्ट आपको लॉगिन करना है वही सेलेक्ट करना। पुराने लोग आप जानते हो सेल ऑनलाइन के अंदर पहले कुछ भी कर लेते थे, आगे फिर चेंज हो जाता था, ऐसा नहीं करना अपने को। ये करके सिंपल स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करो और यहाँ पर ये पूछेगा L2I, तो पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन आते थे, L2I सेल ऑनलाइन और गुड कनेक्ट भी आता था। अब सेल ऑनलाइन और गुड कनेक्ट डिसकंटिन्यू हो गया है, अब पॉलिसी लॉगिन सिर्फ और सिर्फ L2I से होगी। तो ये करके आपको प्रोसीड कर देना है। तो ये आपकी लीड या लॉगिन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने L2I ऑनबोर्डिंग पे क्लिक किया और आपका पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो 4-5 स्टेप है इसके अंदर पॉलिसी लॉगिन करने के जो प्रोसेस है वो आपके यहाँ पर बिगिन हो जाएंगे, ठीक है? सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर या टैब पे इसको कर रहे हो, ठीक है, आप चाहो तो इसको अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है जी, ये कुछ आई थिंक कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है? तो आप चाहो तो मोबाइल से ही, देखो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो आपका उसका जो प्रोसेसर होता है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है? कंप्यूटर, टैब, जनरली लैपटॉप, कंप्यूटर कई बार हैंग हो जाते हैं कनेक्टिविटी के चक्कर में, बिकॉज आपने किसी ना किसी दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ होगा, आपने या तो वाईफाई से कनेक्ट किया होगा या किसी से, तो कई बार इशू आते हैं। बट अगर आप मोबाइल से करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फटाफट लॉगिन हो जाएगी, ठीक है जी? सो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? सबसे पहले अकाउंट एग्रीगेटर। तो देखिए 1 जुलाई से अकाउंट एग्रीगेटर मैंडेटरी हो गया है। अकाउंट एग्रीगेटर आप पूछोगे क्या होता है? सो अकाउंट एग्रीगेटर एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत अगर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कोई इनकम प्रूफ मांगा जाता है, तो देखिए कस्टमर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका सैलरीड, एक होता है बिजनेसमैन। सैलरीड का कस्टमर क्या करता है, उसको सैलरी मिलती है, ठीक है? सैलरी मिलती है, उसको फॉर्म 16 मिलता है, उसकी सैलरी उसके बैंक खाते के अंदर क्रेडिट होती है, ठीक है? अब आप समझना, यहाँ पे सैलरीड कस्टमर का मतलब होता है जिसको हर महीने सैलरी स्लिप मिल रही है, जितनी सैलरी स्लिप में सैलरी बताई जा रही है उतना सैलरी उसके बैंक खाते में हर महीने क्रेडिट हो रही है, उसको फॉर्म 16 मिल रहा है, 26 AS मिल रहा है, तो वो सैलरीड कस्टमर है। वो कहीं सेठ साहब के वहां काम करता है जहां पे सेठ साहब उसको 6 महीने में एक बार पगार देते हैं, ठीक है? तो वो हमारे यहाँ पर सैलरीड कस्टमर नहीं कहलाएगा, हमारे नहीं, वो सैलरीड कहलाएगा ही नहीं। सैलरीड का मतलब होता है जहां प्रॉपर सैलरी स्लिप हो रही है, जहां पर अकाउंट में खाते में सैलरी क्रेडिट हो रही है, फॉर्म 16 इशू हो रहा है और साथ ही साथ में 26 AS उसको अलॉट हो रहा है। दूसरा कस्टमर होता है अपना व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना ITR खुद फाइल करता है, जो खुद दिखाता है कि मेरी इतनी इनकम है, ठीक है? तो उस केस के अंदर वो ITR और ITR के साथ में जो कंप्यूटेशन होता है वो मस्ट होता है, मैंडेटरी होता है। और अगर वो बड़ी कोई फर्म है, बड़ा कोई बिजनेसमैन है, तो उसके इसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट ये वो जैसे कहते हैं ना, ये सारी चीजें आपको सपोर्टिंग देनी होगी। तो पहले हम लोग इनको फिजिकली अपलोड करते थे। अब 2 कस्टमर सैलरीड है,
तो हमारे को उसकी बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली हम अकाउंट एग्रीगेटर के जरिए वेरीफाई कर लेंगे। सिंपल एक या 2 ओटीपी आते हैं, उसके जरिए ऑटोमेटिकली बैंक से सारी इंफॉर्मेशन बीमा कंपनी के पास में आ जाएगी। क्लियर? इसी तरह से अगर वो व्यापारी वर्ग है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसको अपना जो आईटीआर का पोर्टल है, इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, वहां से उसको ऑथेंटिकेट करना है और सारी की सारी इनकम की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली किसके पास में आ जाएगी? बीमा कंपनी के पास में आ जाएगी। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट है। सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर कोई भी एरर या गलती होने की संभावना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो बहुत ही रिलायबल है, सेफ है। सेफ मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट आगे से आगे दे रहे हो, कहीं पे मिसप्लेस हो गए, कहीं मिस यूज हो गया, तो वो पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं होती है। बिकॉज यहाँ पर आपका और मेरा इंटरवेंशन ही नहीं है। यहाँ पर कस्टमर के पोर्टल, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे आईटीआर से रिलेटेड चीजें हो, ये ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी साहब? आपके पास में, बीमा कंपनी के पास में चली जाएगी। जैसे हम CKYC करते हैं ना आधार ओटीपी से, तो हमारे को आधार कार्ड चाहिए ही नहीं, ओटीपी डाला और कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कहाँ चलेगी साहब? बीमा कंपनी के पास में चलेगी साहब। ठीक है, तो ये सेफ है, फास्टर है, रिलायबल है, गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये ढेर सारे हैं जो कि बेनिफिट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसकी पूरी जर्नी को हम लोग समझते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी देखो, 2 ऑप्शन है। आप जब खुद लॉगिन करते हो तो कस्टमर से जानकारी पूछ करके भरते हो, या कस्टमर को आप लिंक भेज देते हो, कस्टमर को खुद ही ऑथेंटिकेट कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर जर्नी की बात करते हैं। तो जब आप ये लॉगिन करते हो, इस तरह से आप जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्टेज पे जब आते हो, यहाँ पर सिस्टम एक मैसेज पॉपअप करता है कि भैया फाइनेंशियल वेवर नॉट प्रोवाइडेड, हमारे को फाइनेंशियल वेवर आपको नहीं दिया गया, आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऊपर सेंड लिंक। ठीक है, तो जब आप सेंड लिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज कस्टमर के पास में चला जाएगा। ये इस तरह से मैसेज होगा, यहाँ पर कस्टमर का नाम होगा, पूरी डिटेल होगी कि मैं टाटा से हूँ, टाटा की ये पॉलिसी नंबर, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए नीचे एक लिंक है, उसके ऊपर आप क्लिक करो। तो जब कस्टमर उसके ऊपर लिंक करेगा तो इस तरह से पेज ओपन होगा। तो वो जो L2I की जर्नी वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास में ओपन हो जाएगी। क्लियर? तो कस्टमर से पूछा जाएगा भैया इफ कस्टमर बैंक, भाई वहां पे कुछ बैंक अकाउंट दिख जाएगा, भाई सैलरीड कस्टमर है तो बैंक डिटेल दिख जाएंगे कि किसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो अगर इफ इन केस वहां पर वो पर्टिकुलर बैंक नहीं दिख रही है, तो उस केस के अंदर फिर वो मैनुअल प्रोसेस होगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, अगर वो बैंक, जो कस्टमर का खाता जिस बैंक के अंदर है, अगर वो बैंक यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये मैनुअल प्रोसेस होगा, और अगर दिख रहा है तो आपको उस बैंक को सेलेक्ट करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो जब आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे तो पहले स्टेज पे आपको ओटीपी से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। किसको? कस्टमर को। कस्टमर उस बैंक को ओटीपी से सबमिट करके वेरीफाई करेगा, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। और फिर अब जैसे बैंक खाते में भी मल्टीपल खाते होते हैं, किसी के सेविंग अकाउंट होंगे, करंट अकाउंट होंगे, मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, तो यहाँ पर कौन सी बैंक खाते की इंफॉर्मेशन वो कंपनी को चाहिए या आपको प्रोवाइड करनी है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो सैलरी हमेशा सेविंग खाते में क्रेडिट होती है, करंट अकाउंट अलग होता है, इसमें कोई लोन अकाउंट्स होते हैं, ओडी लिमिट्स होती है, खूब सारी चीजें होती है। तो वो पर्टिकुलर अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके वापस से आपको ओटीपी से वेरीफाई करना है। किसको करना है? कस्टमर को वेरीफाई करना है, बिकॉज ये कस्टमर जर्नी है। और जब उसको सबमिट कर देगा, ठीक है, तो उसके बाद में आपका ये आएगा स्पेसिफिक कंसेंट जो आपका आता है, जहां पर आपको सेलेक्ट करके यस आई एम एग्री विद यही वो करके आपको कंसेंट देना है और आपको उसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, ये ऑटोमेटिकली मैसेज दे देगा कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेड सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जो मैनुअल होता है ना, आपने लिए, कस्टमर ने पहले अपने पोर्टल से प्रिंट आउट निकाले, बैंक से स्टेटमेंट निकाली, प्रिंट निकाला या सॉफ्ट कॉपी निकाली, फिर आपको भेजी, आपने उसका प्रिंट आउट लिया, साइन करवाया, फिर आपने उसको अपलोड किया। ये सारी की सारी जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं। सिंपल 2 मिनट के अंदर एक ओटीपी से ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी के पास चलेगी कस्टमर की। ठीक है जी, तो ये कस्टमर जर्नी थी। अगर एडवाइजर जर्नी देखें अपन, के बीइंग एडवाइजर आप सिस्टम पे खुद ही कर रहे हो, तो अगेन आपको वहीं सेलेक्ट करना है, डिजिटल बैंक स्टेटमेंट पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, बैंक सेलेक्ट करनी है। ठीक है, बैंक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप, क्या डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हो आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, और लास्ट में आपको ओटीपी दे करके इसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपका कस्टमर जिसे कहते हैं ना कि भैया आईटीआर देना है, ये तो थी बैंक स्टेटमेंट से संबंधित।
अब अगर आपका कस्टमर को आईटीआर देना, बिकॉज वो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको सैलरी स्लिप नहीं मिलती, बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, वो तो जो आईटीआर है उसी से उसका वेरिफिकेशन होगा। तो आपने यहाँ पर डिजिटल आईटीआर सेलेक्ट किया, आपने इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। आईटीआर प्रूफ के अंदर आपने जैसे कहते हैं सबमिशन के प्रोसेस में आप देखो यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ जाएगी, डेट, पीरियड, पर्पस क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आपने कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स पोर्टल का आईटीआर का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो कस्टमर से आप ले सकते हो कि भाई आपका आईटीआर पोर्टल का पासवर्ड क्या है, आपने लेकर के जैसे ही आपने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली सबमिट हो गई सर, ठीक है। सो ये है आपका पूरा का पूरा आईटीआर वाला पार्ट। अगेन इसके अंदर में भी एक ऑप्शन होता है जहां पर आप कस्टमर को लिंक भेज दो, ठीक है। कस्टमर को लिंक भेज दोगे तो कस्टमर खुद भी इसको कर सकता है। अब मान लीजिए कई कस्टमर कहते हैं कि साहब मैं तो आईटीआर पोर्टल का पासवर्ड ही भूल गया साहब। कुछ लोग कहते हैं अरे यार सीए साहब, एक बहुत सारा इशू आता है ना, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट लेने के लिए, आईटीआर के डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको सीए की मदद लेनी पड़ती है। कई बार सीए बिजी हो जाता है, कई बार पूछ लेता है क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास में पासवर्ड है तो डाल दिया, आपको कुछ भी नहीं करना, सीए से कंसल्ट नहीं करना भाई। पॉलिसी लेने का डिसीजन तो कस्टमर लेगा ना, सीए तो उसको इनकम टैक्स से रिलेटेड एडवाइस करेगा। अब कई बार कस्टमर कहता है कि साहब मैं तो पासवर्ड याद ही नहीं मुझे साहब, मैं तो सीए साहब से पूछ करके बताता हूँ। तो फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर दो। तो फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका पासवर्ड फॉरगेट करके आप डिटेल जो उसके पास में एक ओटीपी जाता है ईमेल पर और उसके कॉन्टेक्ट नंबर पे, वो लेकर के आप वेरीफाई करके नया पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे सबमिट कर दो, ठीक है। और ये आपका जैसे कहते हैं ना कि भैया आपका पासवर्ड भी रीसेट हो गया और आपका जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सीधी ऑटोमेटिकली कंपनी के पास में चली गई। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, 1 जुलाई से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए अकाउंट एग्रीगेटर मैंडेटरी है, मस्ट है। अनटिल अनलेस वो जो बैंक जिसके अंदर आपका खाता है वो वहां पर नहीं दिख रहा है, इन दैट केस आपको मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अकाउंट एग्रीगेटर के जरिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों ने इस तरह का केस देखा हो, बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ सिलेक्टेड केसेस के अंदर ही मांगी जाती है, स्पेशली टर्म प्लान के अंदर या फिर परम के अंदर। नॉर्मल सेविंग के अंदर अगर आप देखेंगे 50,000, लाख, 2 लाख के प्रीमियम तक नहीं मांगे जाते हैं। बट अगर आप टर्म प्लान दे रहे हो, आप परम देख रहे हो, आप हाई सम अश्योर्ड दे रहे हो, आप बड़ा प्रीमियम ले रहे हो, इन दैट केस कंपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगेगी, ठीक है, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। और साथ ही साथ में जो ईमेल गाइडलाइन है, कोई आदमी अगर 5 लाख रुपए दे रहा है तो सोर्स ऑफ फंड क्या है, इसको वेरीफाई करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए, जानने के लिए। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो आप लोग, या एनी बैम बीएम सचिन जी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो? या राजेश, देखो हाँ देखिए सर, हाँ सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो। नहीं कुछ नहीं। मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। टीम देखिए, राजेश ने जो आज अपनों को दो चीजें के बारे में बात किया है, एक समाधान के बारे में और एक अपना जो ये एग्रीगेटर है इसके बारे में। तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जितना आप इसको यूज करोगे तभी आपका इस पे कमांड बढ़ेगा। शुरू में हो सकता है कुछ तकलीफ आए, तकलीफ इन द सेंस अपन को समझ में नहीं आया कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। 2-3 बार जब अपन किसी की सहायता अपने अपलाइन लीडर की, बैम की, बीएम की लेंगे और इसको यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ लॉगिन, जब आप कोई प्लान लॉगिन कर रहे हो तब इसको यूज करोगे, तब आप धीरे धीरे ये देखोगे कि ये आपके काम को बड़ा आसान बना रहा है। किस काम को? पॉलिसी लॉगिन करना, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना और पॉलिसी को समय पे इश्यू कराने। ये काम बड़ा आसान से हो जाएगा। ठीक है, आपको कस्टमर से 2 बार 3 बार ओटीपी लेने पड़ेगा, बट यहाँ पे फायदा क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जो कंपनी के पास पहुंचेंगे वो बहुत क्लियर पहुंचेंगे, पहली बात। सेकेंडली, कोई बड़ी भी फाइल होगी तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंपनी वहां से उठा लेगी। थर्ड, जो आपका बाद में टाइम लगता है कस्टमर से फॉलो अप करने के लिए या पॉलिसी इश्योरेंस कराने के लिए, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए इस चीज को अपन जितना ज्यादा प्रैक्टिस में ले आएंगे उतना अपना प्रॉफिट एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इश्योरेंस फास्ट हो जाएगा और कस्टमर के लिए भी ईज रहेगा।
सेकेंडली, जो समाधान है, समाधान में आपका कोई भी इश्यू है वो आप इररिस्पेक्टिव कि भैया कितने बज रहे हैं, आप रात को 10 बजे 11 बजे भी आपको टाइम मिले, आप समाधान ओपन करें और वहां पे आप अपना क्वेरी प्रॉपर तरीके से डाल दें। प्रॉपर तरीके से डालने का मतलब क्या है, आप भले ही आप अपने लॉगिन आईडी से कर रहे हो, फिर भी आप अपना एडवेंचर कोड डालो। किस चीज से रिलेटेड है, क्या कॉन्टेस्ट से रिलेटेड है, वो उसमें आप चूज कर लो। कौन से कॉन्टेस्ट से है वो डिटेल जरूर डालो, और क्या आपका रिवॉर्ड था या जो भी आपका इशू है वो फिर डिटेल आप उसमें मेंशन करें। अगर कोई आप इमेज अपलोड कर सकते हो, कोई स्क्रीनशॉट हो आपके नंबर्स का, पॉलिसीज का, एप्लीकेशंस का, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। उस पर जब सबमिट कर दोगे तो एटलीस्ट गिव 3 to 4 वर्किंग डेज वहां से रिप्लाई आने के। अगर 3 से 4 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता, इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे, उसके समाधान का टिकट नंबर लेके आप अपने अपलाइन को और आप अपने बैम को मेल करोगे, जिससे कि वो उस चीज को आगे कंसर्निंग एस्केलेशन मैट्रिक्स जो राजेश ने आपसे शेयर किया था उनसे फॉलो अप कर सकें। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी इश्यू आया आपका, कहीं कॉन्टेस्ट से रिलेटेड या कोई और कोडिंग मैपिंग से रिलेटेड, आप समय पे समाधान टिकट रेस करें। आप ये ना कहें कि मैंने अपने अपलाइन को कहा था, मैंने वीएम को कहा था। सबसे पहला काम समाधान रेस करें इमीडिएटली। डोंट वेट 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना। ठीक है जी, या राजेश? तो थैंक यू। और देखो, आप लोगों ने ना, अगर कोई बिजनेस अभी रिसेंटली आप लोगों ने लॉग इन किया, अभी मैं हमारे यहाँ पे लीडर हैं शंकर जी, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे, सर बिल्कुल ये चीज पॉपअप हो गई है। और उन्होंने 2-3 केसेस हैं जो इस जर्नी से लॉग इन भी किया है। तो जो पहले केसेस आते थे ना कि भाई डॉक्यूमेंट लाओ, अब कस्टमर डॉक्यूमेंट के पास में रेडिली अवेलेबल नहीं है। आज आप मुझसे बोलोगे ना लाओ सैलरी स्लिप लाओ, तो मैं आपको बोलूंगा जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको देता हूँ। अब मैं फ्री शाम को हूँ, दोपहर को हूँ, कल हूँ, सैटरडे को हूँ, संडे को हूँ, ठीक है। अब मैं आपको डाउनलोड कर रहा हूँ, कई बार मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर चीजें बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ओटीपी के अंदर, और एक ओटीपी रेडिली अवेलेबल हो जाता है, टक देसी ओटीपी किया आपने, लिया, सबमिट किया, आपका पूरा काम हो गया। ऐसा ये जो पूरी लॉगिन की जो प्रोसेस जर्नी है बहुत ही फास्ट हो गई है साहब। ठीक है जी। सो मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप इसको ना प्रैक्टिस जरूर करो, सैंपल लीड जनरेट करके, या जो भी आप बिजनेस लॉगिन करो, तो एक बार इस पूरी जर्नी को आप 1 to 1 खुद जरूर देखो। बिकॉज जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको इसके ऊपर और क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज दैट इज सिद्धि कोटेशन। सो मल्टीपल क्वेरीज आती है कई बार, ठीक है। और कई बार तो मैं देखता हूं कि कुछ लोग कहते हैं सर एक कोटेशन निकाल करके भेजो, मैंने देखा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, कोटेशन के लिए आप किसी पे डिपेंड ना हो। ये आपके हाथ में है, आपकी मोबाइल में, और कोई टेक्निकल बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 2 मिनट में आप कोटेशन निकाल सकते हो। और सिक्योर लाइफ जो है वो धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अब आपको सारे कोटेशन सिद्धि एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेंगे। तो जब आप सिद्धि लॉगिन करते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सिद्धि किसी का लॉगिन कर रखा था, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। सिद्धि के अंदर ये सिद्धि एप्लीकेशन, ये पासवर्ड से लॉगिन, ये लॉगिन, ये आप गए ऑल मॉड्यूल्स पे, ऑल मॉड्यूल्स पे ये रहा आपका कोट्स। जब आप कोटेशन पे क्लिक करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, किसका कोटेशन निकालना है, ठीक है। तो जैसे सेविंग का है वैसे यूलिप का आप इजीली निकाल सकते हो। साथ ही साथ में देखो, अगर आपको ईपी कैलकुलेट करना हो तो ये देख रही है, ये नीचे दिख रहा है ईपी एंड अदर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ईपी कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रेल कमीशन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि हमारे पावर प्रोडक्ट की बोनस हिस्ट्री क्या, आप डाउनलोड कर लो। आप फंड परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो, आप निकाल लो। ये सारी चीजें जो सिक्योर लाइफ में थी वो यहाँ आ गई। ईपी और अदर पे क्लिक करोगे तो आपको ईपी कैलकुलेट, ट्रेल कमीशन कैलकुलेटर, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सिद्धि के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन कहते हैं कि भैया ये सारी चीजें जब तक इस पे आप R&D नहीं करोगे, आप इसको यूज नहीं करोगे, तब तक आपको इसकी पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी।
तो ये कोटेशन है, आप मोबाइल में अगर एप्लीकेशन की मैं यूज कर रहा हूँ तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा कोटेशन के बाद में कैसे कोटेशन को जनरेट करना है, ठीक है। आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके कस्टमर को सीधा मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कस्टमर को बोलो सर आप देखो, उसको समझ नहीं आ रहा, आपने व्हाट्सएप कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, उसको बोलो लाओ स्क्रीन शेयर करो, या आपने अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दिया देखो सर ये कोटेशन में आपने इतना पैसा यहाँ देना, इतना आपको ये मिलेगा, राजी खुशी रहे तो ये मिलेगा, कुछ ऊंच नीच हो गए तो ये मिलेगा। तो बहुत इजीली है, आप मतलब मोबाइल में व्हाट्सएप पे आप स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देखो सर यहाँ पर जो मैंने बताया तो यहाँ लिखा है, आप जो पूछ रहे थे देखो सर वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। प्रोडक्ट ब्रोशर मांगे तो ओपन करके आपने दिखा दिया, देखो बोलेगा लिखा हुआ कहाँ है सर, ये प्रोडक्ट ब्रोशर मैंने आपको भेजा, बोलेगा इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो बोले देखो सर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका जो समझाने का जो ना भाई, पहले इंतजार होता था आमने सामने, अब इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इतनी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि वर्चुअली आमने सामने ही हो, ठीक है। इसी की तरह एपी कैलकुलेटर आप कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आप ट्रेल कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आप फंड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर आप यूलिप का कोटेशन निकालते हो देखो वहां पर ऑटोमेटिकली ना आपको ऑप्शन बता देगा, 8% पे तो आता ही आता है, जैसे सिक्योर लाइन में अपन 8 का 10 12 15 कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हो। तो कल मैं, हमारे एक लीडर है चौधरी साहब, उनके साथ बैठा था, तो जब बाय डिफॉल्ट आप देखते हो तो उसके अंदर मल्टी कैप फंड आता है और 8% ही होता है, उसको चेंज नहीं कर पाते। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ऊपर जैसे फंड है उसको एक बार आप चेंज करना, और चेंज करके फिर जब आप उसको एडिट करोगे 8 10 12 15 तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल फंड परफॉर्मेंस भी आप वहां पर कस्टमर को बता सकते हो, ये पूरा का पूरा उसका इलस्ट्रेशन यूलिप का, ये सारी चीजें। अगेन L2I जर्नी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी की थी, ठीक है। पॉलिसी लॉगिन करने की जो स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि पहले आप क्या करते हो, कोटेशन निकालते हो, पहले आपने लीड जनरेट की, लीड जनरेट करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कस्टमर का कोटेशन जनरेट करना होता है, और कोटेशन जनरेट करने के लिए पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है, फिर एक प्रोडक्ट सूटेबिलिटी एनालाइज करके क्वेश्चनरी आती है, इतने भाई। जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन एंटर करोगे सिस्टम आपको लिए बाय डिफॉल्ट रिकमेंड एक प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा आपकी इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो यहाँ पर कस्टमर का क्या इनकम है, क्या उसकी एज है, क्या मैरिटल स्टेटस है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसका होरिजन क्या है, किस तरह का रिस्क लेना चाहता है, इंश्योरेंस पोर्टफोलियो ऑलरेडी है कि नहीं है, इसका मतलब पहले कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि नहीं ले रखी है, तो आप कस्टमर से पूछिए, और वो कस्टमर कहता है हाँ साहब मैंने कोई 2-3 पॉलिसी ले रखी है, तो उसको यस कीजिए और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सबमिट कीजिए, बिकॉज इट इज अगेन ए मटेरियल फैक्ट। तो कस्टमर ने अगर कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी जानकारी भी आप कस्टमर को, कंपनी को प्रोवाइड करें। तो ये करने के बाद ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर जिसे कहते हैं कोटेशन जनरेट होगा, कौन सा प्लान है, ठीक है, कितना पीपीटी है, कितना पॉलिसी टर्म है, क्या आप राइडर ऐड करना चाहते हो तो कौन से करना चाहते हो, ये सब करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कोटेशन जनरेट होगा, और कोटेशन की एक कॉपी ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास में भी मेल करनी जाएगी। ये उसके बाद में सेकंड स्टेज आता है जहां पर हम लोग उसकी केवाईसी करते हैं। तो केवाईसी में आपने आधार नंबर पैन नंबर डाला, एक ओटीपी लेकर के आपने जैसे उसको वेरीफाई किया, आधार पोर्टल से ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिट्राइव कर लेगा और आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। ना आपको फोटो देनी है, ना आपको आईडी एड्रेस एज प्रूफ देना है, वो ऑटोमेटिकली वहां से पोर्टल से हो गया। तो पहली चीज लीड क्रिएट करते हैं, फिर कोटेशन जनरेट करते हैं, फिर हम कस्टमर की केवाईसी करते हैं। केवाईसी करने के बाद में ये कंसेंट होता है, वो कस्टमर को यहाँ पर देना होता है, आप उसका सबमिट करते हो। उसके बाद में पेमेंट टैब, तो यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, एक तो पहला पेमेंट कैसे करना चाह रहे हो, तो कस्टमर को आप लिंक भेज दो, चेक से करना है तो चेक सेलेक्ट कर लो, लिंक जाएगा तो कस्टमर के पास में सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। यूपीआई का ध्यान रखना है, यूपीआई के अंदर मैक्सिमम जो पेमेंट होता है 24 घंटे में वो 1 लाख रुपए ही होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम उसका रिन्यूअल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पेमेंट डिटेल, पहला पेमेंट कहाँ से किया, दूसरा किस खाते में पेमेंट कल को वो चाह रहा है, ठीक है। तो पॉलिसी पे आउट, मतलब अगर पॉलिसी में कोई मनी बैक आया तो किस खाते में आप चाह रहे हो उसको आपको वेरीफाई करना होता है। फिर आपका ऑटो पे आपको सेलेक्ट करना होता है। ऑटो पे मतलब जो रिन्यूअल प्रीमियम अगले साल आप दोगे उसके बाद दोगे, वो किस खाते से डेबिट होना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर दो, जिससे क्या होगा कस्टमर को बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं है मैं पेमेंट कहाँ करूँ, चेक भेजूं, ये करूँ।
जैसे ही वो ईसीएस मैंडेट सेलेक्ट करेगा 15 दिन पहले ही उसके पास में मैसेज आना चालू हो जाएंगे कि सर इस तारीख को आपका ईसीएस लगेगा, आप अपने खाते के अंदर सफिशिएंट बैलेंस रखना। ठीक है, तो बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से वो पैसा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं। पहला, पेमेंट करना कहां से है। दूसरा, पेमेंट कल को कंपनी करे तो किस खाते में आप चाह रहे हो। तीसरा, रिन्यूअल प्रीमियम आप किस खाते से पे करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी ऑटो पे से, या फिर नाच से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैनुअल नाच फॉर्म आप यहाँ पर डाउनलोड होगा, साइन करा करके आपको उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद में कुछ अलग डिटेल्स जैसे पर्सनल डिटेल हो गई है, कस्टमर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई है, नॉमिनी हो गई है। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि हाइट क्या है, वेट कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन में क्या जॉब ड्यूटीज है, आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, उसका क्या नाम है, उसका क्या डेट ऑफ बर्थ, उसका क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, उसका क्या मेल आईडी है, उसका आजकल एज पर IRDAI गाइडलाइन आपको नॉमिनी की अकाउंट डिटेल भी देनी होती है, सो दैट कल को अगर कोई क्लेम आता है तो नॉमिनी को हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। जैसी क्लेम प्रोसेस होगा ऑटोमेटिकली नॉमिनी के जो खाता है उसके अंदर वो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप बीच में कोई बदलाव करना चाहते हो तो वो चेंजेस आप समय समय पर कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, जो आपको सबमिट करनी है। उसके बाद में अगर उस पॉलिसी के अंदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ठीक है, अगर वो वेव नहीं है मांगे जाते हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया था, दोनों ऑप्शन है, आप उसके डिजिटल ITR या उसकी सैलरी स्लिप से वगैरह जो बैंक अकाउंट से थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर आप सेलेक्ट करके उसको प्रोसेस कर सकते हो, और एक OTP के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आ जाएगी। फिर लास्ट में अगर आप देखोगे तो मेडिकल इंफॉर्मेशन, कस्टमर के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि उनकी खान पान आदतें, हैबिट पूछा जाएगा, आपको कोई बीमारी तो नहीं, बीमारी है तो कौन सी है, कब से है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो देखो, जनरली मैंने देखा है कि कस्टमर की पॉलिसी जब कोई एडवाइजर लॉगिन करता है तो वो बाय डिफॉल्ट, जैसे होता है ना भाई, अपन को बचपन से आदत है कि वो एक ही लाइन में नो 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 करने की। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप कस्टमर से पूछें, ठीक है सर, आप कोई आपकी हैबिट्स जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन है कि नहीं है तो आप प्रॉपर मेंशन करो। उससे पूछिए सर कोई पर्टिकुलर बीमारी, क्रोनिक बीमारी आपको है, कोई 4-5 साल में कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, इसके अलावा कोई आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, कोई थेरेपी ले रहे हो, तो उसकी डिटेल आप उससे लें। ठीक है, बिकॉज ये छोटी छोटी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब पॉलिसी के अंदर किसी कस्टमर का क्लेम आता है। तो कई बार एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के चक्कर में आगे चल करके नॉमिनी को परेशान होना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप पूछ करके भरिए। ड्रिंक करता है तो मेंशन कीजिए कितना करता है, कब कब करता है। अगर वो टोबैको का कंजम्पशन करता है तो वो लिखिए, उसके अंदर एक टोबैको की क्वेश्चनरी आती है पूरी, आप भर दीजिए। हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50% का लोडिंग आए, भाई खाता है तो खाता है, पीता है तो पीता है, बट अगर सही चीज बताएगा तो हो सकता है कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़े, बट कल को क्लेम के वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन को, पहला चीज इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर होना चाहिए। डिस्क्लोजर मतलब आपको बताना है, बट कस्टमर को नहीं पता क्या बताना क्या नहीं बताना, तो बीइंग एडवाइजर आप कस्टमर को गाइड कीजिए। और दूसरी चीज ये बताना है कि बतानी है इंफॉर्मेशन, बट वो भी सही बतानी है। एक आदमी होता है, मैं तो साहब ड्रिंक करता हूँ कोई होली दिवाली, ठीक है, और एक है कि भैया, एक तो भाई नहीं करता तो नहीं करता, करता है तो कहता है कि साहब मैं तो होली दिवाली, पता चले भाई साहब इसकी तो शाम को रोज की बैठक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें कल को जो आदमी रेगुलर लिकर कंज्यूम कर रहा है, ओवर लिमिट में कर रहा है, तो कल को हो सकता है कुछ लीवर इशू या कुछ और इशू हो जाए। तो अगर पता चला भाई 6 महीने बाद में कस्टमर के साथ में कोई कैजुअलिटी हुई है और वेरीफाई किया गया, तो पता चला कि साहब इसको तो लीवर का कोई डिसऑर्डर था, लीवर का इशू था, या लीवर सिरोसिस था, या लीवर का जिसे कहते हैं डिसफंक्शनिंग थी। अच्छा, क्यों हुई वो तो रिपोर्ट में आ जाता है कि बिकॉज ऑफ एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन। तो आपको क्या लगता है वो क्लेम प्रोसीड होगा? नहीं होगा, डिक्लाइन हो जाएगा क्लेम। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करो, कस्टमर से पूछ करके, कस्टमर को गाइड करके। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो कुछ फीमेल क्वेश्चनरी होती है, वो आप उनसे पूछिए, स्पेशली प्रेगनेंसी को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम उसको पॉलिसी नहीं दे सकते, उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, मतलब कंसीव के 3 महीने या फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी के इतना पर्टिकुलर। तो उससे रिलेटेड कल एक मैसेज भी ग्रुप के अंदर आया था कि जब आप किसी फीमेल को कोई पॉलिसी दे रहे हो एंड ड्यूरिंग पॉलिसी टेकन अगर वो प्रेग्नेंट है, तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो उसको सबमिट करने होते हैं, बताने होते हैं। तो उसके बेसिस पे फिर उसका प्रपोजल आगे बढ़ता है।
अगर कुछ ऊंची नीच होगा तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा उस प्रपोजल को पोस्टपोन कर देगी कि अभी नहीं दे पाएंगे, आप डिलीवरी के 6 महीने बाद आप वापस से अप्लाई करना, हम आपके केस को दोबारा से रिकंसिडर करेंगे और उसके बाद में हम आपको पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे। बट कहने का मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित, कस्टमर को अपने स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी बीमा कंपनी को बतानी है और सही बतानी है। और इसके अंदर आपकी बीइंग एडवाइजर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, ठीक है। फिर आपका मेडिकल शेड्यूल आता है। अगर किसी प्रपोजल के अंदर मेडिकल चाहिए तो सिस्टम ऑटोमेटिक कह देगा मेडिकल वेवर नॉट गिवन। अगर मेडिकल है तो वो पूछेगा कब शेड्यूल करना है, ठीक है। तो वहां पर आपको तारीख, समय, भाषा, बिकॉज ज्यादातर केसेस के अंदर ना आपका वीडियो एमआर या टेली एमआर हो जाता है, तो आप खुद सेलेक्ट करते हो भाई, जैसे आज पॉलिसी लॉगिन कर रहे हो, कस्टमर से पूछ लिया कि भाई शाम को इतने बजे कॉल आएगा, आप फ्री तो हो? वो कहता हाँ, तो आपने तारीख, समय और आपने भाषा का चुनाव कर लिया और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो लास्ट में आपका वेरिफिकेशन पेज होगा, ठीक है। ये पूरा आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ये कॉपी और डाउनलोड करके आप कस्टमर को भेज सकते हो कि ये प्रपोजल फॉर्म है। जैसे आज से कुछ साल पहले जब फिजिकल फॉर्म भरे जाते थे, एक फोटोकॉपी कुछ एडवाइजर अपने कस्टमर को देते थे या अपने रिकॉर्ड में रखते थे कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। हालांकि इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी बॉन्ड, जब पॉलिसी बॉन्ड आएगा तो उसके अंदर ये प्रिंटेड होगा, बट आपको लगता है देनी चाहिए, आप दे सकते हो। और लास्ट में जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो ओटीपी लेकर के आप इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। और सबमिट करते ही आपका प्रपोजल ऑटोमेटिकली कंपनी के पास में चला जाएगा और उसके बाद में जो आपका इश्यूएंस का प्रोसेस होता है वो आपका बिगिन हो जाएगा। अगर सारी इंफॉर्मेशन सही है, सारी चीजें वेरीफाइड है, तो आपका पॉलिसी हो सकता है आधे घंटे में ही आपकी पॉलिसी इशू हो जाए, 2 घंटे में ही आपकी पॉलिसी इशू हो जाए। अगर वीडियो एमआर पेंडिंग है तो जैसे वीडियो एमआर होगा, सिस्टम में अपलोड होगा, ऑटोमेटिकली आपका पॉलिसी इशू हो जाएगा, ठीक है जी। सो मैंने आपको एक बार जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे आप पूरा पॉलिसी के अंदर लीड क्रिएट करके, कोटेशन जनरेट करके, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी सिस्टम में लॉग इन करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस कॉल के बाद में एक लीड आप अपनी क्रिएट करो और एक बार इस पूरे प्रोसेस को गो थ्रू हो, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पॉलिसी लॉगिन होती है, कैसे अगर कहीं कस्टमर अटकता है तो उसको कैसे आपको गाइड करना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टीम। आपके कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। राजेश जी, मनीष लांबा बोल रहा हूँ। हाँ जी लामा जी। सर, मैं एक आपके लिए एक चीज कहना चाहूंगा पूरे हाउस में कि मैंने अपने इंश्योरेंस लाइफ टाइम में बहुत से ट्रेनर्स देखे हैं, परंतु आप जैसा ट्रेनर नहीं देखा। मैंने लिटरली एक एक वर्ड आपका सुना, इतनी बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है। मैं रियली ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू यू and really thanks from core of my heart. What a great knowledge you have given to each and everyone. और एक एक क्रिस्टल क्लियर पॉइंट समझाया सर। लिटरली हम ब्लेस्ड हैं कि आप जैसा ट्रेनर हमारे साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इस मामले में सर अहोभाग्य हमारा कि आप रियली बहुत चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते। कल मुझे एक क्वेश्चन आया सर, जो सुसाइडल केस होता है वो कैसे एप्लीकेबल होगा आफ्टर 1 ईयर या फिर पॉलिसी के बाद में, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, सुसाइडल केस। तो देखो सर, सुसाइड बेसिकली ना ये रेगुलेटरी गाइडलाइन है, उसमें ये सारी बीमा कंपनी के लिए इंस्ट्रक्टेड है कि सुसाइड, देखो सुसाइड सबसे पहले होता कैसे है, मतलब सुसाइड मतलब इट कैन नॉट बी प्लान्ड, ठीक है। तो सुसाइड को कोई पहले से उसको प्रायोजित तरीके से योजना नहीं बनाएगा, ये ऑल ऑफ सडन होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है बेसिकली, अगर इसको मेडिकल भाषा के अंदर बोले तो, ठीक है। मियाँ बीबी का झगड़ा हुआ, उसने पतीला मारा और उसने बेलन मारी और उस चक्कर में आगे करके वो कहते हैं ना गेम खराब हो गया। बट इंश्योरेंस के प्रीव्यू से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक क्लॉज है 1 साल का, मतलब अगर आपने पॉलिसी ली है, बीइंग ए कस्टमर, अगर आपने पॉलिसी ली है तो अगर आप पॉलिसी लेने के 1 साल के भीतर अगर आप सुसाइड करते हो तो उस पॉलिसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उस पॉलिसी का बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिलेगा। बट अगर पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद में ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो वहां पर जो भी पॉलिसी के जो बेनिफिट है वो उसके नॉमिनी को कंपनी पे करेगी, ठीक है सेजू सर। थैंक यू सर। टर्म की कंडीशन में सर नॉर्मल डेथ का मिलेगा उसको? सर सुसाइड, अभी मैंने आपको सुसाइड का बताया, ठीक है। अगर टर्म भी ले रखा 1 साल बाद सुसाइड करेगा मिलेगा। बाकी टर्म के अंदर रीजन ऑफ डेथ कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डिजीज, इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी एनी अदर थिंग, ठीक है। बट अगर पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर ऐसा कुछ होता है
तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मटेरियल फैक्ट हाइड किए गए हो, बीमा लेने का पर्पस ही क्लेम लेना हो। बिकॉज देखो, आप और मैं तो साफ काम करते हैं, बट मार्केट में इस तरह के बहुत सारे नेक्ससेस चलते हैं। तो आईआरडी का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 45, ठीक है, धारा 45 किसकी, बीमा अधिनियम 1938 की। वो ये कहती है कि साहब 2 साल का इसके अंदर एक क्लॉज होता है, और ये कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद होता है। कंपनी को ये कहती है कि भाई अगर कोई भी पॉलिसी के अंदर 2 साल में अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो 2 साल का समय आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। अभी इन्वेस्टिगेट क्लेम आए तो भी कर लीजिए, और अगर क्लेम नहीं आया तो भी कर लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं पीआईवी केसेस। कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, आपकी केस पीआईवी में चले जाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, कस्टमर के घर पे कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाता है। तो दोनों कंडीशन, क्लेम अराइज होता है तो भी, और अदरवाइज भी कंपनी के पास में ऑप्शन हो गया 2 साल के अंदर आप उसको वेरीफाई कर लो। बट 2 साल अगर कोई पॉलिसी चल गई तो कोई भी बीमा कंपनी यूं नहीं कि 8वें साल बोलेगा साहब हम आपको क्लेम नहीं देंगे, आपने तो गड़बड़ किया था ये वो करके, ठीक है। तो कस्टमर के अधिकारों को सिक्योर्ड करने के लिए पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 45। तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर अर्ली डेथ होती तो भी वो गई है, 2 साल का क्लॉज है कि अगर 2 साल में कुछ हुआ तो वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो क्लेम दिया जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बट कोई मटेरियल फैक्ट, जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल बताया था लीकर वाला, ठीक है, कि कस्टमर की डेथ 6 महीने बाद हुई, लीवर में की वजह से हुई, लीवर क्यों खराब हुआ, अल्कोहल से हुआ, पॉलिसी लेते समय उससे पूछा गया था आप लीकर लेते, उसने कहा नहीं साहब मैं नहीं लेता हूं, और पता चले आस पड़ोसी से पता चला भाई साहब ये तो टंकी था, पिछले 4-5 सालों से दिन 2 बोतल